जब से गल्फ मिडिल ईस्ट में रीजनल कन्फ्लिक्ट्स शुरू हुआ है, तब से एक वीज़ा कैटेगरी है, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। वो है ट्रांजिट वीज़ा। आखिर ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है, क्या क्या डिटेल्स हैं? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें। कई बार वो ट्रांजिट वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिट वीज़ा के बारे में बताऊंगा, और ये जो भी गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। ओके, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिट वीज़ा आखिर होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजिट वीज़ा होते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तभी भी आपको वीज़ा मिल तो जाएगा, लेकिन आप इंटर नहीं कर पाएंगे। बाकी किनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये कई जगह आपको जो ले ओवर ड्यूरेशन है उस पर कंफ्लिक्ट मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगर आप इधर उधर से देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्टली जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है? ओके, ये कोई बहुत ही फैसिनेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स वीज़ा है नहीं। आप सिंपल टर्म में समझिए। कभी आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और बीच में कोई जगह है, वहां से होते हुए जा रहे हैं, तो उस केस में आपको वो बीच वाला जो जगह है उनका वीज़ा लेना पड़ता है, अप टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस में आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा। आप पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रहे हैं, बीच में एक पॉइंट बी है, वहां से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो आपको एक वीज़ा लेना पड़ सकता है, जिसको बोला जाता है ट्रांजिट वीज़ा। बस इतना ही समझिए। ओके, अब ये हो गया ट्रांजिट वीज़ा। अब ट्रांजिट वीज़ा बहुत तरह के भी होते हैं। अब अगर आप एयरलाइन से जाएंगे, एयर से जाएंगे, तो एयर का ट्रांजिट वीज़ा होता है। अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे तो वो लैंड बॉर्डर का ट्रांजिट वीज़ा होता है। सी का भी अपना ट्रांजिट वीज़ा होता है। तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दो तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। पहला ई वीज़ा और दूसरा पेपर वीज़ा। ये ई वीज़ा और पेपर वीज़ा को आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि ई वीज़ा में एक कैटेगरी ऐसा है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे ई वीज़ा और यहाँ पे पेपर वीज़ा का डिटेल मैंने लिखा। अब ई वीज़ा, आप सब लोग समझते हैं कि ई वीज़ा एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसे बोलते हैं, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना रहता है, जो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। दूसरा पेपर वीज़ा भी होता है। पेपर वीज़ा मतलब पेपर में वो वीज़ा होता है जिसके लिए आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है, आपके पासपोर्ट को सबमिट करना रहता है, ऑफलाइन अप्लाई करना रहता है, उसको बोलते हैं पेपर वीज़ा। ये दो तरह के वीज़ा हैं जिसपे बाकी तरह के ट्रांजिट वीज़ा को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जो टाइप ऑफ ट्रांजिट वीज़ा है उसका आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। ओके, खास करके ई वीज़ा जो है, ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा, उसका एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम सब लोग एलिजिबल हैं ट्रांजिट वीज़ा का, बस ट्रांजिट वीज़ा लेंगे, फ्लाइट टिकट बुक करेंगे और आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ई वीज़ा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझिएगा। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर के बारे में ही बता रहा हूं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इफ यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, वीज़ा आपके पास में यूएस, यूके या शेंजन कंट्री का कोई सा भी वीज़ा आपके पासपोर्ट में है, और उस वीज़ा पे आप एक बार यूएस, यूके या शेंजन की कोई भी कंट्री में जा चुके हैं, तो आप एलिजिबल हैं ई वीज़ा के लिए। ओके, नंबर 2, अगर आपके पास जीसीसी कंट्रीज के रेसिडेंसी है, मान लीजिए आप यूएई में रहते हैं या फिर कतर में रहते हैं या जो भी जीसीसी कंट्री में रहते हैं, और आपका जो इकामा बोल लीजिए या रेसिडेंट परमिट वो वैलिड है मिनिमम 3 महीने के लिए, तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हैं यूएस, यूके या फिर यूरोपियन यूनियन का, तो आप एलिजिबल हैं ई वीज़ा के लिए। यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा का बात कर रहा हूँ, तो ट्रांजिट वीज़ा के लिए भी। बाकी सऊदी के अलग ई वीज़ा कैटेगरी के लिए भी आप एलिजिबल हैं।
अगर आप इनमें से किसी एक को फुलफिल करते हैं। दूसरा, अगर आपने फ्लाइट टिकट्स लिया है, मान लीजिए इंडिया से आपको दिल्ली से अगर लंदन जाना है वाया रियाद होते हुए, और आप दिल्ली से रियाद आएंगे सऊदी एयरलाइंस से, और फिर दिल्ली से रियाद आएंगे सऊदी एयरलाइंस से, और फिर रियाद से लंदन जाएंगे आप सऊदी एयरलाइंस से। तो ये दोनों सेक्टर, सेक्टर ए और सेक्टर बी, दोनों सेक्टर आपका एक ही एयरलाइन से है, तो आप एलिजिबल हैं ई वीज़ा, ट्रांजिट ई वीज़ा के लिए, जिसको ले ओवर वीज़ा भी बोला जाता है। अब दूसरा, एक हो गया सऊदी एयरलाइंस, अब एक हो गया सऊदी एयरलाइंस और दूसरा हो गया फ्लाइनास। अगर इन दो एयरलाइंस का आप टिकट लेते हैं और दोनों सेक्टर का सेम एयरलाइंस है, यहाँ से सऊदी आने का, सऊदी से दूसरे कंट्री जाने का, तो आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब ये चीज़ आपको समझना है कि किन किन को ट्रांजिट वीज़ा का जरूरी होता है, किन किन को जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो सऊदी से होते हुए किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, तीसरे कंट्री में जा रहा है, मान लीजिए इंडिया से सऊदी, सऊदी से कोई तीसरा कंट्री जा रहा है, हर किसी को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आप समझिएगा। ये टेबल देखिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप आए इंडिया से, रियाद में आए, रियाद से आपका नेक्स्ट फ्लाइट किसी दूसरे कंट्री का, दुबई का, लंदन का, XYZ किसी भी कंट्री का, मैं प्लानिट बोलने वाला था, किसी भी कंट्री का फ्लाइट आपका 12 घंटा या उससे कम ड्यूरेशन में है, तो आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप एयरलाइंस का जो एयरपोर्ट का इमिग्रेशन है उसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपका लेओवर ट्रांजिट टाइम अगर 12 घंटा या उससे कम है और आप इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा। ओके, आपको बस एयरपोर्ट में बैठे रहना है और अपना दूसरा फ्लाइट पकड़ना है। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, अगर आपका ट्रांजिट टाइम, लेओवर टाइम अगर 12 घंटा या उससे अधिक है, 96 आवर्स तक, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। बेशक आप एयरपोर्ट के बाहर या इमिग्रेशन के बाहर नहीं जा रहे हो, तभी भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना होगा। तीसरा, अगर आपका लेओवर मान लीजिए 0 से 96 आवर्स तक के बीच में है और आप चाह रहे हैं कि मैं इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करूं, तो उस केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ लेओवर ड्यूरेशन आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना होगा। एक बात यहाँ पे समझ जाइए, अगर आपका लेओवर 96 आवर्स से ज़्यादा का है, तो ये ट्रांजिट वीज़ा काम नहीं करेगा। आपको एक अनदर कैटेगरी, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर जो भी कैटेगरी है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कौन आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना है या नहीं लेना है। इस पे एक जो कैटेगरी है जो ज़्यादातर लोग लेना चाहते हैं, वो होता है लेओवर वीज़ा, जिसको बोलते हैं स्टॉप ओवर वीज़ा, सॉरी स्टॉप ओवर वीज़ा, जो रिसेंटली लगभग 2 साल पहले ही शायद इम्प्लीमेंट किया गया था। जिसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप सऊदी होते हुए अगर जा रहे हैं और आप ये दोनों सेक्टर, जैसे कि इंडिया से सऊदी और सऊदी से किसी तीसरे कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, और या तो सऊदी एयरलाइन से या फ्लाइनास से जा रहे हैं, तो आप 96 आवर्स तक का ले ओवर वीज़ा, स्टॉप ओवर वीज़ा आप ले सकते हैं। ओके, उसमें आप लीजिए, एयरलाइंस वाले के टिकट बुक करते समय भी ले सकते हैं, वहाँ से लीजिएगा, और आप सऊदी आने के बाद सऊदी से एयरपोर्ट से एग्जिट करके जो भी काम कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। ओके, जिसको स्टॉप ओवर वीज़ा बोला जाता है, जो 96 आवर्स तक रहता है। इसके बारे में कुछ लगेज का भी रूल है, जो मैं लास्ट पार्ट में बताऊंगा, तो ये आप समझ जाइए। बाकी कैसे अप्लाई करना है, ये ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये कंसर्न है। मान लीजिए इसमें तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप 12 घंटा से कम रुक रहे हैं और एयरपोर्ट के अंदर ही रुक रहे हैं। ये वाला जो क्राइटेरिया है आपका लेओवर फ्लाइट का, जो स्टॉपेज है सऊदी में, वो 12 घंटा से 96 आवर्स के बीच में है। बेशक आप बाहर ना जा रहे हो, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर आपको सऊदी से एयरपोर्ट से बाहर भी जाना है, तो उस केस में आपको वीज़ा चाहिए होगा, तो कैसे अप्लाई करेंगे। वीज़ा आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला ये कि आप KSAVisa.com में जाएंगे, अगर आप एलिजिबल हैं किसके लिए, ई वीज़ा के लिए, तो KSA वीज़ा
के पोर्टल में आप जाएंगे, वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे, सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करेंगे तो आपको ईमेल में ई वीज़ा आ जाएगा। दूसरा है, आप जब फ्लाइट्स का टिकट बुक करेंगे सऊदी एयरलाइंस या फ्लाई नास का, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्टॉप ओवर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन डिसेबल है तो आप उनके कस्टमर केयर से बात करके वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीज़ा होता है ये 90 डेज वैलिडिटी रहता है इसका, और स्टे पीरियड रहता है मैक्सिमम 96 आवर्स। ओके, बाकी जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा तरीका है, वो है वीएफएस तहसील के थ्रू। अगर मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है ई वीज़ा के लिए, अगर आपने दोनों सेक्टर का, सऊदी एयरलाइंस या फिर फ्लाइनास का नहीं करा है, आप मान लो इंडिया से सऊदी किसी और एयरलाइन से आते हैं, सऊदी से अपना तीसरा जो कंट्री है वो किसी और एयरलाइन से जाता है, लेकिन आपका जो ले ओवर है वो 12 घंटे से ज़्यादा है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपको पेपर वीज़ा लेना पड़ेगा वीएफएस तहसील के थ्रू। तो ये 3 तरीका है जिससे आप अपना ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। ओके, जो मैं आपको बता रहा था बीएफएस तहसील के बारे में, जहाँ पे आप पेपर वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनकी वेबसाइट में जाके आप सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई में जाइएगा, बाकी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको बता देंगे, अपॉइंटमेंट लेना होगा, वो सारी डिटेल से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल है तो ksaVisa.com में जाइए आप, और वहाँ जाके ट्रांजिट वीज़ा सेलेक्ट करके बाकी का फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए, आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर लेओवर आपका 24 आवर्स से कम है तो आपका जो लगेज है वो आपको एयरपोर्ट में ही रखना होगा। जो चेक इन लगेज है वो आपको एयरपोर्ट में ही रखना पड़ेगा, आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका लेओवर 24 आवर्स से 96 आवर्स के बीच में है तो आप अपना चेक इन लगेज अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं। ओके, तो बाकी एलिजिबिलिटी जो है स्टॉप ओवर वीज़ा का वो चेक कर लीजिएगा। आप किसी भी एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे वो आपको स्टॉप ओवर वीज़ा दे देगा, लेकिन आप अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका जो सेक्टर 1 है, एयरपोर्ट है, ओरिजिन है, वहीं पे आपको रोक दिया जाएगा। वहाँ पे जब आप मान लीजिए इंडिया से लंदन ट्रेवल कर रहे हैं वाया सऊदी अरेबिया, तो इंडियन एयरपोर्ट में ही आपको आपका सारा डिटेल चेक किया जाएगा कि आप वाया सऊदी होते हुए लंदन जा रहे हैं। तो सऊदी में आपका क्या लेओवर वीज़ा, स्टेप ओवर वीज़ा है या नहीं है। अगर है तो सारा डिटेल्स वो चेक करेंगे। बाकी सऊदी से जो आप ऑनवर्ड जर्नी है, मान लीजिए लंदन जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा, आपको बोर्डिंग ही करने नहीं दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो आप लोगों को चेक करना है। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जो आपको वीज़ा दे देते हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि पैसेंजर्स जो होते हैं उनको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं रहता है। वो तो भाई किसी एजेंसी को कांटेक्ट कर रहा है, एजेंसी को अपना वीज़ा भेजना है, एजेंसी वाले अपना वीज़ा दे दिए, आप बस कॉन्फिडेंस के साथ एयरपोर्ट में गए, वहाँ पे गए, और जब डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है आपको बोला कि सऊदी का ट्रांजिट वीज़ा या ले ओवर वीज़ा है, जी है, ये देखिए, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप एलिजिबल ही नहीं है। वो एक छोटा सा चीज़ के लिए आपका इंडिया से जो बाकी डेस्टिनेशन है उसका सारा प्लान चौपट हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका अगर कोई अपना एक्सपीरियंस है ट्रांजिट वीज़ा को लेके या फिर स्टॉप ओवर वीज़ा को लेके तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।